हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्या हुआ, फिजिक्स सुन के आपको डर लग रहा है? एंजाइटी की फीलिंग आने लगती है कि फिजिक्स हमसे नहीं हो पाएगी। इस साल आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तैयार करने का आपका सेशन जो है, आप सोच रहे हैं कि कैसे हम लोग कवर करेंगे। तो आज आपकी थिंकिंग पूरी कंप्लीटली चेंज करने वाला हूं। मैं हूं प्रशांत यादव, आपका फिजिक्स फैकल्टी फ्रॉम प्रश्नोत्तर। आज मैं आपको कुछ ऐसे कंसेप्ट सिखाऊंगा जिससे आपकी फिजिक्स को लेकर के जो आपकी धारणाएं हैं वो पूरी चेंज हो जाएंगी और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, और आपका ये 12th का पहला चैप्टर है। इसमें आपको कई नई चीज सिखाऊंगा जिससे कि जो आपकी एंजाइटी है फिजिक्स की वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग ने एक टर्म सुना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म को मिलाकर के ये बना। इलेक्ट्रो क्या होता है? इलेक्ट्रो जो वर्ड है उसका मतलब होता है चार्ज। क्या मतलब होता है इसका? चार्ज। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ज के बारे में। ठीक है, कुछ नहीं आता सर मुझे, तो अभी कुछ भी नहीं आता, मैं तो चार्ज भी नहीं जानता हूं। लेकिन आपने 10th क्लास पास करी है। 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में कहते हैं विद्युत धारी, है ना, विद्युत धारा। उसमें हमने सीखा था कि चार्ज जब किसी भी धातु यानी कंडक्टर के अंदर से फ्लो करता है सर, तो वहां पर उसी फिनोमेनन कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, फॉर्मूला वाज वेरी सिंपल, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। सिंपल। अभी क्या करने वाले हैं, हम करंट तो पढ़ लिए लेकिन हमने उस टाइम पर चार्ज पर फोकस नहीं करा। ठीक है, तो जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स किसके बारे में बात करती है? सिर्फ चार्ज के बारे में ना, तो वो इलेक्ट्रो वहां से आ गया। अब इसमें चार्ज ना दो तरीके से हो सकता है सर। हमने ना 9th क्लास में मोशन पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? मोशन। लेकिन सर मोशन तो हम लोग ने देखा था कोई ऑब्जेक्ट है, कार है, बाइक है, वो मूव करती है ना, अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। तो मैं कह रहा हूं इसी चार्ज को हम दो तरीके से रख सकते हैं। एक बार ये चार्ज रेस्ट पे हो, यानी मोशन से हमने सीखा था रेस्ट या फिर मोशन। रेस्ट कब कहते थे? जब वो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी जगह को नहीं बदल रहा है। जैसे कि मैं यहां खड़ा हूं, तो आपको कैसे पता है मैं रेस्ट पे हूं? क्योंकि आप देख रहे हो मेरे पीछे एक स्क्रीन है ना, और स्क्रीन से मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं। तो यानी कि इनडायरेक्टली आप कंटिन्यूअसली क्या करते हो? कंपैरिजन कर रहे होते हो, जिसको कहते हैं रिफरेंस। समझ में आ रहा है? यानी किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट का आप स्टेट जो डिफाइन करते हो, रेस्ट और मोशन, वो डिपेंड करता है आपके सराउंडिंग पे। सिमिलरली अब आते हैं वापस से, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कितने ब्रांच होते हैं? दो। एक हो गया इलेक्ट्रो, दूसरा हो गया मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म से कुछ नहीं समझ में आया सर? मैग्नेट तो मुझे पता है ना, यानी कि यहां पर हम मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करेंगे। मैग्नेट से रिलेटेड जो इफेक्ट होता है, और मैग्नेट क्या करता है सर? वो आयरन से बनी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है ना, खींच लेता है। या फिर दो मैग्नेट होते थे, बचपन में खेलते थे, तो जब दो मैग्नेट को एक पास लाते थे तो वो या तो चिपक जाते थे या तो एक दूसरे से दूर जाते थे। हम लोग उसको फोर्स लगाते थे। अब वो क्यों होता है उसके बारे में जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब सिखाऊंगा कि नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है। अभी हम उससे प्रश्न नहीं देंगे। ठीक है, यानी वी अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो ब्रांचेस हो गई, एक आपका इलेक्ट्रो हो गया, दूसरा मैग्नेटिज्म। अब इसमें भी जब आपका चार्ज रेस्ट पर होगा बेटा, तो वहां से बनती है एक नई यूनिट दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरी यूनिट है जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे चार्ज एट रेस्ट। यानी जो हमारा चार्ज है ना, वो हमेशा क्या रहेगा? रेस्ट। अच्छा, अब यानी कि ये पूरी ब्रांच बन गई जब चार्ज रेस्ट पे है। और ये क्या है सर? इलेक्ट्रो का दूसरा ब्रांच। इसमें क्या है? ये हो गया चार्ज जब मोशन में आएगा। यानी कि सर कुछ सीखने को मिला कि यानी कि जो छोटा सा चार्ज है ये एक बार रेस्ट पे है तो एक नई ब्रांच बन जा रही है, नया अलग अलग इफेक्ट क्रिएट करेगा, अपने आसपास अलग तरीके का इफेक्ट क्रिएट करेगा। और जैसे ही ये मोशन में आ गया तो इसने कुछ नया क्रिएट कर दिया। तो यही आपको आज सीखने को मिलेगा क्लास 12th में। इसमें आप सीखोगे जब चार्ज मोशन में आएगा ना, तो आप देखोगे कि यहां एक चैप्टर बनेगा दैट इज योर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी ये जब मोशन में आता है तो अपने आसपास क्या करता है? एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है। अभी तक तो यही सोचा था कि मैग्नेट जो हम लोग बना के, जो हम लोग को मार्केट से मिलता है, जो अर्थ के ओर में है ना, अर्थ क्रस्ट से हम निकाल करके, पहले से उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, पहले से चुंबकीय उसके पास तरंगे होती है, वो किसी भी लोहे से बनी चीजों को खींचता है अपनी तरफ, है ना। तो हमने तो सोचा धरती से आता है। ये क्या बता रहा हूं मैं सिखा रहा हूं कि हम अपना मैग्नेट बना सकते हैं। अगर हम चार्ज को मोशन में कर दे किसी धातु के अंदर, तो उसके आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग को यह भी सीखने को मिलेगा। अच्छा, अब यही चार्ज अगर रेस्ट पे होगा तो ये कुछ और क्रिएट करता है। उसमें क्या होगा?
इसके आसपास एक क्षेत्रफल होगा जिसके अंदर किसी दूसरे आवेश यानी दूसरे चार्ज के ऊपर एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, खिंचाव या फिर रिपल्शन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, तो यानी कि रेस्ट पे रहेगा तो ये कुछ और क्रिएट कर रहा है इफेक्ट, और मोशन में आ जाएगा तो कुछ और करने लगेगा। इसीलिए इनकी ब्रांचेस कितनी होती है? 2 ब्रांचेस होती है। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले बात तो हम थोड़ी सी केमिस्ट्री जानते हैं, बेसिक केमिस्ट्री जानते हैं ना। कोई भी एटम होता है सर, तो एटम में क्या होता है सर? न्यूक्लियस होता है ना। हम इसको अलग से बना देते हैं, है ना। दिस इज माय न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है सर? न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, है ना। और उसके बाहर आउटर शेल्स होती है ना। इस तरीके से इन सेल्स में सर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, है ना, अलग अलग संख्या की, है ना। तो आपके ये इलेक्ट्रॉन बाहरी आपके रिंग्स में घूम रहे हैं जो कि कुछ दूरी पर होता है। अच्छा, न्यूट्रॉन यहां पर क्या है? न्यूट्रॉन किसी की चार्ज को कैरी करता है क्या? नहीं, है ना। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज। यानी कि कितने प्रकार के चार्ज हमने पढ़ लिए? 2 प्रकार के चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा क्या हो गया? प्रोटॉन। अच्छा, और अब इसके ऊपर कितना चार्ज होता है यानी कितना मान होता है, ऐसी कितनी वैल्यू होती है? तो जो ऐसा यूनिट होता है चार्ज का, पहले वो समझ लो कूलम सामने बताया तो कूलम के नाम पे कर दिया, साइंटिस्ट के नाम पे टिकट कर दिया। यूनिट क्या होगा इसकी? ऐसा ही मात्रक क्या हो गया? कूलम। ठीक है, वेरी गुड। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? किसी भी इलेक्ट्रॉन पहले आप जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन ब्रह्मांड का सबसे छोटा चार्ज होता है। ठीक है, सबसे छोटा चार्ज होता है, तो उसके ऊपर वैल्यू कितनी है? -1.6 इंटू 10⁻19। यानी कि ध्यान देने वाली बात है, ये एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इससे छोटा कोई चार्ज हम नहीं खोज पाए आज तक। ठीक है, तो ये जान लीजिए। इसका मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31। ये भी बहुत छोटा सा मास है ना। आगे देखिए, इसका नेचर कैसा होता है? ये नेगेटिव चार्ज होता है, सिंबल होता है e⁻⁻। ठीक है, वेरी सिंपल। दूसरा प्रकार क्या है? प्रोटॉन। इसको ध्यान से देखना बेटा, इसमें ना मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ब्रह्मांड का सबसे छोटा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्या प्रोटॉन भी होता है? ध्यान से देखिएगा, नहीं, इसका मास ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास देखिए कम है। कैसे पता चला? इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जिसमें आगे की जो मल्टीप्लीकेशन वाली वैल्यू है, अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है यानी 10 की पावर जो है वो बहुत बड़ी है, तो जो नंबर उसको मल्टीप्लाई कर रहा है वो फर्क उससे नहीं पड़ता है। ठीक, यानी इसको देख करके आप बता सकते हैं दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है। आप मुझे बताइए, आपको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आप मुझे बताइए, ये 10 की पावर 31 से अगर मैं 1 को डिवाइड करूं, या फिर मैं यहां पर 1 को डिवाइड करूं 10 की पावर 27 से, बताइए दोनों में से कौन सा बड़ा वैल्यू होगा? तो आपको बहुत पहले से पता है कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसकी वैल्यू बड़ी। तो यानी कि ये वाली वैल्यू क्या हो गई? ग्रेटर हो गई 1/10 की पावर, यानी मास ऑफ प्रोटॉन। आपने एक संबंध निकाल लिया, मास ऑफ प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, लेकिन क्या इनके चार्ज में कोई अंतर होता है? तो कहेंगे नहीं सर, दोनों का जो मान है वो बराबर, दोनों की वैल्यूज बराबर है। क्या है? 1.6 × 10⁻19। यहां पर बस ये पॉजिटिव होता है, वहां पर वो निगेटिव। यानी कि चार्जेस के बारे में 2 बातें बड़ी क्लियर हो गई। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज और एक हो गया पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन कहते हैं और पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन कहते हैं। दोनों का जो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मान, वैल्यू क्या है? 1.6 × 10⁻19। जो नेगेटिव होगा चार्ज उसमें नेगेटिव लग जाएगा, जो पॉजिटिव होगा उसमें पॉजिटिव। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन, और ये भी याद कर लीजिए, अगर आपको ये भूलने की बीमारी है तो 10⁻31 को याद रखना और 10⁻27 को। ठीक है, इस तरीके से आपको पता चल गया। अब आते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इसको पढ़िएगा। लिखा है चार्ज कैन नॉट बी मासलेस। कह रहे हैं कि बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अच्छा, अगर मास नहीं होगा तो चार्ज होगा? कह रहे हैं ना, चार्ज नहीं हो सकता मासलेस, यानी बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता। यानी अगर मास है तभी चार्ज है। समझ में आ रहा है? देखिए, चार्ज इज ए टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। क्या होता है? एक गुण होता है। अब मैं आपको कुछ अलग एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक टीचर हूं, राइट, और जब मैं क्लास में आऊंगा, जब मैं आऊंगा तभी तो मेरी टीचिंग आएगी। टीचिंग एक क्या है? मेरी स्किल है, गुण है। समझ में आ रहा? प्रॉपर्टी है। तो यानी कि प्रशांत सर क्लास में जब आएंगे तभी तो वो टीचिंग, उनकी स्किल जो है वो शो करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी को दिखाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर मैं नहीं आऊं क्लास में तो क्या मेरी टीचिंग आ जाएगी यहां पर? सिमिलरली ध्यान सुनिएगा,
अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसी के ऊपर चार्ज होता है ना, उसी का चार्ज है, तो अगर वो नहीं है तो उसका चार्ज हो सकता है क्या? तो चार्ज कैरी कौन करता है? एक तो समझ लो कि जैसे आप स्कूल जाते हो तो बैग टांग के जाते हो, तो आपका बैग कैरी कौन करता है? आप करते हो, राइट? सिमिलरली अगर कभी चार्ज एग्जिस्ट करता है तो वो किसी मास के ऊपर बैठा हुआ है ना, यानी मास ही तो उसको कैरी कर रहा है। तो अगर मैं मास को हटा दूंगा तो वो चार्ज कहां कैरी, कौन कैरी करेगा? तो यानी चार्ज एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा ना। तो यही बात हो गई, चार्ज कैन नॉट बी मासलेस। लाइक चार्जेस रिपेल ईच, लाइक का मतलब एक जैसे चार्जेस, यानी कितने प्रकार के चार्ज पड़े? पॉजिटिव पड़ा, निगेटिव पड़ा। तो दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो क्या करें? एक दूसरे को रिपेल करें, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में ढकेलेंगे। समझ में आ रहा है? सिमिलरली यानी पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव नेगेटिव को। अगर यानी कि ऐसे एक पॉजिटिव चार्ज बना दिया और एक पॉजिटिव यहां बना दिया, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर ढकेलने की कोशिश करेंगे, रिपेल करेंगे। समझ में आया? और अगर अनलाइक चार्जेस रहेंगे, अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी अच्छी दोस्ती है, तो ये चाहते हैं कि अपने पास आकर के बैठे। ठीक। अ न्यूट्रल एटम हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब यहां सुनना ध्यान से, जो टोटल चार्ज है ना, अब मैं इसको आपको अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं। मैंने आपको न्यूक्लियस की बात क्यों बताई थी, आपको समझाता हूं। कोई भी एक एटम होता है ना, कोई भी एक एटम है, तो उसके पास क्या होता है भाई? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? एक न्यूट्रॉन होगा वहां पर और प्रोटॉन्स होंगे, और बाकी जो आउटर शेल्स हैं वहां उसके टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टोटल चार्ज क्या होता है? टोटल चार्ज ऑन एटम इज गिवन बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? इन दोनों का सम। जब इन दोनों का सम करते हैं तब हमें नेट चार्ज मिलता है। जैसे किसी भी एटम को पॉजिटिव कब कहेंगे? अब ध्यान सुनना, मान लो उसके पास 10 प्रोटॉन है, ठीक है, 10 पॉजिटिव चार्ज, और उसके पास कितने? 8 निगेटिव चार्ज हैं, तो उसके पास कितना आएगा? +2। +2 मतलब 2 प्रोटॉन। समझ में आ रहा है? प्लस साइन का मतलब हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन। ओके। इसी प्रकार से अगर किसी भी एटम के ऊपर टोटल चार्ज 0 आ रहा है, तो कैसे 0 आ रहा होगा बताइए? 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज उतना ही होता है, प्रोटॉन का भी उतना है, तो क्या होगा बताइए? ये हो जाएगा 10e - 10 इक्वल टू, समझ गए? तो यानी नेट चार्ज कितना आ गया? 0। तो क्या लिखा है? कह रहे यही जब 0 होता है तो कहते हैं एटम कैसा है? न्यूट्रल। वो कब होगा? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन संख्या बराबर हो जाए। यानी किसी भी एटम को हम पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज बनाने के लिए क्या करेंगे? तो अगर हमें उसको पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो हम उससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। समझ में आ रहा है? आपको मैंने अभी करके दिखाया था। यहां पर जब मैंने 8 इलेक्ट्रॉन कर दिए थे तो कितना आ रहा था? +2 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? है ना? तो मैंने इससे कितना इलेक्ट्रॉन छीना बताइए? इसके पास 10 प्रोटॉन था, 8 इलेक्ट्रॉन, तो इससे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन छीने होंगे, तभी तो इसके पास +2 प्रोटॉन बच रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर हम रिमूव कर दें इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से तो वो पॉजिटिव हो जाता है, जैसा कि मैं यहां कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? ठीक है। जैसे देखो ये आउटर सेल्स है ना, यहां से मैं इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दूं? मूव कर दूं, बाहर निकाल दूं, तो बेटा इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। अब प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा तो बचेगा क्या? टोटल चार्ज जब करोगे तो जितने पॉजिटिव हैं जितने नेगेटिव हैं सबको जोड़ करना है, तो क्या होगा? दोनों का चार्ज बराबर है तो पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएंगे, जो बचेगा वो पॉजिटिव हो गया। समझ में आ रहा है? तो आपके पास 2 प्रोटॉन बच जाएंगे, 8 प्रोटॉन तो आपके क्या हो गए? कैंसिल हो गए। आपको बस यही समझाना चाह रहा था। आगे देखिए, किसी भी बॉडी की या किसी भी एटम को नेगेटिव चार्ज बनाना है तो हम उसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे। क्या कर देंगे? जैसे देखो यहां पर उसका 10 प्रोटॉन था, ठीक है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो अब इसका कितना हो गया? 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 प्रोटॉन को ई से लिख देता हूं, प्लस का ई, तो ये जगह 10e - 12, कितना आया? माइनस। समझ में आ रहा है? माइनस साइन का मतलब निगेटिव, यानी कितने इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है? 2। यानी किसी भी एटम को अगर निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे भैया? उसको हम इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। तो यहां लिखा है ऐड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चार्ज कैन बी मैनिपुलेटेड बाय प्रोसेस लाइक रबिंग, कंडक्शन, इंडक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन। ध्यान सुनना, कह रहे हैं भैया किसी भी एटम या किसी भी सरफेस पर आप चार्ज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे मैनिपुलेट करेंगे आप चार्ज को? चार्ज को मैनिपुलेट करने के लिए आप क्या करिए? रबिंग से क्या होता है? आप एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे चार्ज को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ठीक है।
इमीडिएटली कर लो, ठीक। चले आगे देखिए, तो चार्ज कैन बी मैनिपुलेटेड बाय प्रोसेस। हम कर क्या रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम रबिंग से, फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं। मैं पढ़ाऊंगा अभी। कंडक्शन, आप मोबाइल चार्ज करते हो, क्या करते हो, डायरेक्टली आप क्या इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हो, इलेक्ट्रिसिटी से क्या आता है, चार्ज आता है, चार्ज आपके फोन में जाके बैटरी में स्टोर हो जाता है। तो आप डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, आप ये समझिए, कंडक्शन समझ नहीं आया चार्ज करने वाले से, आप ऐसे समझो, एक स्फीयर है ए, इसके पास चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ढेर सारे हैं, ठीक है। अब ये दूसरे के पास बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इनको टच करा दिया, है ना। तो अब क्या होगा, जो चार्जेस हैं वो क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली ट्रांसफर हो गए। पहले इसके पास चार्ज नहीं था, इसने कुछ चार्ज इसको दे दिया। कब तक देता रहेगा, जब तक इनके बीच में जो पोटेंशियल, यानी समझिए ऐसे, पोटेंशियल समझ नहीं आया, जितना रिपल्शन ये ऑफर कर रहा है, ये दोनों तरफ से बराबर रिपल्शन आ जाएगा तो चार्ज बहना बंद हो जाएगा, है ना। तो आपको कहते हैं, हम इसको कहते हैं, जब पोटेंशियल मैच कर जाएगा तो उसमें क्या आ जाएगा भाई, आपका रिपल्शन आपका बराबर हो जाएगा, इक्वल अपोजिट फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इससे क्या होगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। इंडक्शन आपको पढ़ाएंगे हम, फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ाएंगे, ये सब आगे के टॉपिक्स है, ठीक है। अब देखो समझिए थोड़ा सा इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में इसको थोड़ा अच्छे समझना, ठीक है। मैंने जो अभी समझाया उसी को आगे बता रहे हैं कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट है। आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि आप ये समझ लीजिए कि जिससे किसी, जैसे आप मान लीजिए कोई एक बच्चा है जो किसी से बात करना पसंद नहीं करता, सबसे दूर जाके बैठना पसंद करता है, उसके आसपास कोई भी ना हो, तो क्या है, अगर मतलब अकेले सीट पे बैठ रहा है, पूरी सीट उसकी खाली है ना, उसकी पूरी बेंच खाली है, तो आप क्या समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी चीज जो आपके अगल बगल के इन्वायरमेंट से बिल्कुल भी अलग हो, अपने सराउंडिंग से बिल्कुल अलग हो, उसको आइसोलेटेड कहते हैं, ठीक। अब इससे क्या होगा, उसको अगल बगल से कुछ भी ना चार्ज मिलेगा ना वो किसी को चार्ज देगा, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि तब उसका चार्ज कहीं जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। तो जितना चार्ज उसका पहले था उतना ही चार्ज उसको 1 घंटे बाद देखूंगा तब भी उतना ही चार्ज मिलेगा ना। तो इसे कहते हैं कांस्टेंट चार्ज, समझ में आ रहा है। तो इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है, वो ना आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है ना क्रिएट हो रहा है, ठीक है। जितना है उतना रिमेन कांस्टेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम ग्लास रॉड ले लेते हैं और उसको रब करते हैं किसी भी सिल्क के कपड़े से। एक रॉड ले लिया जो कि ग्लास से बनी हुई थी, और एक कपड़ा ले लिया, कपड़े, और इसको रगड़ेंगे, है ना, रब करेंगे। तो अब यहां देखिएगा, 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम एन एटम ऑफ ग्लास टू सिल्क। तो कह रहे हैं भैया ये जो ग्लास का बना हुआ था ना रॉड, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए किस पे, सिल्क के कपड़े पर, ठीक है। कभी देखा होगा ठंडी में ऐसा होता है, आप रजाई जब ओढ़ते हो, कंबल ओढ़ते हो, तो ऐसे आप रगड़ते हो तो उसमें चिंगारी आ जाती है कभी कभी, या आप उठ के जाइए और जाकर के जैसे आप लोहे से बनी हुई हैंडल छूते हो आपने गेट की, तो आपको हल्का सा शॉक लगता है, इसे कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आपने क्या किया, बार बार वही कंबल के फर से आपका हाथ रगड़ रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं, आपका हाथ और आप इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, राइट। जैसे ही आप, और कंडक्टर क्या होता है, उसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ही आप हैंडल टच करते हो लोहे से बनी हुई, वैसे ही वो सडनली इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, और जैसे ही आपको पता है चार्ज जैसे ही मोशन करता है वैसे इलेक्ट्रिसिटी, तो स्पार्क जो जनरेट होता है वो आपको नोटिस किया होगा। पहली बार में झटका लगता है, दोबारा में झटका नहीं लगता, क्योंकि चार्ज एक बार जब 0 हो गया तो फिर नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो वो बात है, दस ग्लास बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क निगेटिवली चार्ज, however total charge on silk and glass system remains constant। अब ये क्या कहने का मतलब है, मान लो एक A है एक B है, अब हम कह रहे हैं ये दोनों मिलाकर के एक सिस्टम है। अब मैं बाहर से देख रहा हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं, ठीक। अब इसके पास 10 चार्ज हैं, इसके पास 2 चार्ज हैं, ठीक। मैंने टोटल किया, मुझे क्या दिखा, 12। कुछ समय बाद इसने अपने कुछ चार्ज इसको दे दिए। अब इसके पास कितने चार्ज हो गए, इसके पास हो गए 7 चार्ज, और इसके पास हो गए 5 चार्ज। ये अभी भी टोटल कितना है, 12 ही है कि नहीं है। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि इससे फर्क नहीं पड़ा कि सिल्क के कपड़े के पास कितना चार्ज चला गया और ग्लास ने कितना चार्ज दे दिया, लेकिन ग्लास और सिल्क के पास टोटल चार्ज तो बराबर ही रहेगा ना, क्योंकि वो दोनों एक सिस्टम का पार्ट है। उन दोनों के टोटल चार्ज जब मैं जो देख रहा हूं, मैं कपड़े और सिल्क को, रॉड को और सिल्क को दोनों मैं एक साथ जोड़ता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ टोटल चार्ज क्या होगा भैया, आपका रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सिस्टम, ठीक है। अब ग्लास मॉलिक्यूल, सिल्क आपका मॉलिक्यूल, ठीक है। नेट चार्ज की बात करेंगे तो अगर हम एक बात करें कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, इसके पास क्या हो गया, टोटल 0। ये कब, जब हमने रब नहीं किया, जब हमने सिर्फ सिल्क का कपड़ा उठाया और रॉड उठाई, दोनों के पास टोटल चार्ज क्या था, 0। अब क्या कर रहे हैं
अब रब करना स्टार्ट किया, तो रब करेंगे तो ग्लास का जो रॉड है वो इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, किसको दे देगा भैया, सेल के कपड़े को। ठीक, तो जब वो देगा तो इसके पास बचे कितना, 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 और 8 प्रोटॉन, कितना बचा, नेट चार्ज कितना हो गया, 0 था पहले, अब कितना हो गया, अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इसका 1 प्रोटॉन का चार्ज आ गया। अब इधर क्या हुआ, इधर 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब इधर कितने हो गए, 5, और इसके बाद कितना, ये मैंने सिखाया अभी ऑलरेडी, है ना, 4 प्रोटॉन, तो कितना हो गया, अब इसके पास 1 लिया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो पहले जो दोनों कपड़े और आपका रॉड दोनों कोई चार्ज कैरी नहीं कर रहे थे, लेकिन रब करने के बाद हमने ये पाया कि एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक नेगेटिव चार्ज हो गया। अगर हम टोटल करेंगे तो वो अभी भी कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। और कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ कोई पूछेगा तो कह देंगे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया रॉड ने कपड़े पे। ये क्या है, अब फिर से रबिंग कर रहे हैं, अब एक और ट्रांसफर हो गया आपका, है ना, अब कितना हो गया, 2 प्रोटॉन हो गए, क्योंकि आपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। नेट कितना हो गया, सेल के पास 2, अभी फिर से देखेंगे चार्ज कितना ट्रांसफर हो गया, 2, यानी जितनी बार रब कर रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर होते जा रहे हैं। तो मैं आपको बार बार रिपीट करके क्या समझाना चाह रहा हूं कि देखो, जब भी नेट चार्ज करोगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो टोटल आपके आएंगे सम करने के ग्लास और सेल के, वो तो सेम रहेंगे। तो आप अगर देखोगे नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, बट चार्ज अगर हम बिटवीन 2 सरफेसेस, एक सरफेस दूसरा सरफेस के बीच में देखेंगे तो हमको चार्ज ट्रांसफर देखने को समझ में आ रहा है ना। तो ये वाली बात आपको समझाने की कोशिश मैं कर रहा था। इसी प्रकार से आगे की तरफ अगर देखेंगे तो द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज, ये मैंने पहले ही बोला है कि सबसे छोटी जो वैल्यू होती है ब्रह्मांड में वो कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो अब मैं आपको सिखाने वाला हूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है, आपको मैं समझा रहा हूं कि जो टोटल कोई भी चार्ज है ग्रेटर देन 0, है ना, ग्रेटर देन 0 कोई भी चार्ज है, तो आप मान लीजिए आपने बोल दिया 10 कूलम, है ना। अब मुझे ये बताओ 10 कूलम इस वैल्यू से बड़ा है कि नहीं है। तो हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि हम कोई भी चार्ज जो कि ग्रेटर देन आपका इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज से बड़ी वैल्यू है, तो हम उस चार्ज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटीजर मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज इन द यूनिवर्स। हम इंटीजर के मल्टीप्लीकेशन में उसको दिखा सकते हैं। इंटीजर संख्याएं क्या होती हैं, बहुत सिंपल है, आप जानते हो पॉजिटिव काउंटिंग नंबर 1 2 3 4। अच्छा, काउंटिंग नंबर कभी खत्म होता है क्या, आंसर इज नो, क्योंकि वो आप अनंत तक जब तक गिन सकते हो गिनो। उसी को आप निगेटिव काउंटिंग नंबर भी कर लीजिए, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, आप -∞ तक गिन सकते हैं। अब 0 को भी इंक्लूड कर दीजिए। इन सारे संख्याओं को एक बैग में आप रख लीजिए, तो ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, इंटीजर होती हैं। तो इंटीजर यानी कि इंटीजर आपका एक पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो आप ये समझिए यहां पर क्या आ गया आपका, इंटीजर्स में हमने ये n के आगे प्लस माइनस क्यों लगाया है, हमें डिपेंड करता है कि हमारा टोटल चार्ज पॉजिटिव था या नेगेटिव था। हम उसके बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने प्रोटॉन्स मिल करके पूरी वैल्यू इसकी बनाएंगे। तो हम चाहे ना इसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपसे मैं कहता हूं 1 कूलम के चार्ज में ये बताइए, ये पॉजिटिव चार्ज है, कितने प्रोटॉन्स लगे होंगे, तो आप कहेंगे +n × E, यानी अगर मुझे कितने प्रोटॉन लगे ये निकालना है तो मुझे 1 कूलम को डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 × 10⁻⁻19 से। जरा अच्छू करके मुझे बताइए क्या आएगा। हाँ, एक कम हो जाएगा ना, तो यहां से आ जाएगा ये 10 / 1.6 × 10⁻18, तो इट विल बी इक्वल टू 6.25, यानी देख रहे हैं कितने प्रोटॉन्स लगेंगे, 6.25 × 10⁻18, इतने ढेर सारे आपके प्रोटॉन लगेंगे तब जाकर के 1 कूलम बनेगा। तो 1 कूलम बहुत बड़ा हुआ कि नहीं हुआ कंपेयर टू E, ठीक। तो ये आपको मैंने समझाया कि कैसे क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्वांटाइजेशन बहुत सिंपल है, चार्ज किसी भी ट्रांसफर ओनली इंटीजर मल्टीपल, जो भी चार्ज ट्रांसफर होंगे वो इंटीजर संख्या के मल्टीपल में ही होंगे, ठीक है। ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू प्लस माइनस, जहां पे प्लस और माइनस रिप्रेजेंट करता है नेचर ऑफ चार्ज। अगर पॉजिटिव होगा तो प्लस आएगा, नेगेटिव होगा तो, ठीक है। अब यहां पर इस चीज को अगर हम बात करें तो व्हाट इज दिस, इसको मैंने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में कर दिया। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि यार जो टोटल चार्ज है ना वो क्या होता है, वो डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जो n है ये इसी संख्या को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा ये बताओ, जब किसी भी
किसी भी हम सरफेस की बात कर रहे थे, जब हम एटम की बात कर रहे थे, तो हम बार बार समझाने की क्या कोशिश कर रहे थे कि जब भी किसी एटम के ऊपर हम बताते थे कि पॉजिटिव चार्ज है, तो हम कहते थे देखिए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, तो टोटल कितना आ गया भाई, 2 प्रोटॉन है ना, +2। अगर यही 10 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहते थे बताइए -2 का इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव आएगा नंबर या निगेटिव आएगा, वो डिपेंड करता है कि भैया Np माइनस Ne की नेचर क्या है। Np बड़ा होगा तो प्लस में आएगा, Ne बड़ा होगा तो माइनस में। तो मैंने यही कहा कि जो ये N है ना, इसका नेचर की टेंशन आपको नहीं लेना, वो ऑटोमेटिकली जो चार्ज है वो अपना नेचर लेकर के आएगा, वो +N होगा या -N। तो इस तरीके से मैंने आपको 2 केसेस दिखाए। एक में मैंने दिखाया कि Np लेस देन है Ne, तो यहां निगेटिव आ गया, और दूसरे केस में मैंने बताया Np इज ग्रेटर देन Ne, तो वहां से पॉजिटिव आ गया। तो चार्ज ऑन बॉडी को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, N की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो 0 चार्ज हम लेंगे नहीं, तो हम पॉजिटिव काउंटिंग्स लेंगे, ठीक। चले, अब आते हैं लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस के बारे में। तो ये फिगर क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, देखिए इसमें हमने क्या लिया, अभी मैंने पहले सिखाया आपको, मैंने आपको क्या सिखाया दिखाता हूं, ये मैंने सिखाया ना, सिल्क प्लस रॉड। अगर हम रब करेंगे, है ना, रब्ड टुगेदर, साथ में रब करेंगे, तो हमें समझ में आया जो रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगी, है ना, और जो सिल्क का कपड़ा है वो निगेटिव। ये क्यों बहुत जरूरी है, इस एक्सपेरिमेंट को अगर हमें करना है तो हमें ये समझना पड़ेगा। तो यानी कि हमने 2 रॉड ले ली, हमने दोनों रॉड को पहले रब कर लिया, तो मुझे पहले से पता है कि दोनों रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, समझ गए। अब क्या किया, एक को रस्सी से बांध के लटका दिया। अब दूसरी रॉड को जब उसके करीब लेके जा रहे थे, तो हमने ये पाया कि रॉड जब करीब जा रही है, दूसरी रॉड उससे दूर जा रही है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब वो रिपेल हो रहा है ना, एक दूसरे के अपोजिट में कुछ बल लग रहा होगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है, आपने 9वीं कक्षा में मोशन पढ़ा था बड़े अच्छे से, आपको अच्छे से पता है किसी भी वस्तु को अगर हमें क्या करना है, अपने रेस्ट से मोशन में लाना है, तो उसके ऊपर हमें क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। यानी कि कोई बल लग रहा होगा तभी तो ये इससे दूर जा रहा है। इसी प्रकार से निगेटिवली चार्ज एक ले लिया हमने और इसको लटका दिया, फिर हमने फिर इसके करीब लेके गए, तो फिर पाया दूर जा रहा है। यानी कि क्लियर हो गया कि जो एक तरीके के चार्ज वाली बॉडीज होंगी वो एक दूसरे के ऊपर ऐसा बल लगाएंगे जो एक दूसरे को दूर लेकर के जाए। दूसरा, अब हमने क्या किया, निगेटिव वाली रॉड ले ली और पॉजिटिव वाला हमने रॉड ले लिया। अब हमने ये देखा कि हमारा हाथ जो है, रॉड जो पकड़ा हुआ हूं मैं, मुझे ऐसा एक खिंचाव महसूस हो रहा है, यानी कि मैंने ये पाया कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो इस पर क्या हो गया, अट्रैक्टिव हो गया फोर्स, इस पे जो बल लग रहा है वो कैसा है, आकर्षण वाला बल है, तो अट्रैक्ट करती है। तो यहां से इस एक्सपेरिमेंट से एक्चुअली एक नया टॉपिक डेवलप हो जाएगा, जिसको कहेंगे हम लोग आगे चल करके कूलम्स लॉ। तो कूलम साहब बताएंगे कि ये दोनों के चार्जेस, दोनों चार्ज बॉडी है, मैंने अभी दिखाया ना पॉजिटिव और निगेटिव, इनके बीच में कितना बल लग रहा है, ये परिभाषित करने के लिए उन्होंने एक नियम बनाया, उसे कहते हैं कूलम्स लॉ। उसके बारे में पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए, चार्ज कैसी राशि है, सदिश है या अदिश है, तो समझिए ध्यान से। अभी जितनी बार मैंने बताया, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि चार्ज एक संख्या को रिप्रेजेंट करता है ना, वो संख्या क्या है, वो पॉजिटिव संख्या होगी अगर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है ना, वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन संख्या ज्यादा हो जाएगी प्रोटॉन से तो वो निगेटिव। यानी है तो एक संख्या है। अच्छा, एक संख्या को परिभाषित करने के लिए या डिफाइन करने के लिए क्या मुझे कोई डायरेक्शन चाहिए, क्या मुझे कोई डायरेक्शन बताना पड़ेगा, ईस्ट की तरफ +2 कूलम, ऐसा कुछ बताना पड़ेगा क्या, नहीं ना। तो यानी कि एक ऐसा है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें किसी भी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। और स्केलर होने से फायदा क्या है कि हम 2 अलग अलग चार्जेस को सिंपली ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे 2 + 2 की तरह हम ऐड कर सकते हैं। और यहां द चार्जेस कैन बी एडेड विद देयर साइंस। आगे देखिए, कोई भी कंडक्टर जो है उसके ऊपर आपको पता है क्या है, ढेर सारे चार्जेस होते हैं। आपको देखिए यहाँ Q1 Q2 Q3 दिख रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज भी दिख रहा है, निगेटिव भी। तो टोटल चार्ज निकालना तो कैसे निकालेंगे, हम सारे चार्जेस के अपने नेचर के हिसाब से, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, निगेटिव है तो निगेटिव, और सबको जोड़ देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वही हमारा टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर होगा। अब हमने इसी क्वेश्चन को की तरह इसको बना दिया, इसमें हमने Q1 Q2 Q3 Q4 और Q5 की वैल्यूज कर दी। आप ये खुद से करके देखिए घर पे कि आप ये कर करके आपका आंसर 4 कूलम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझसे डाउट आप पूछिएगा, ठीक है, वेरी सिंपल। अब इस पर आधारित एक सवाल कर लेते हैं, है ना, बहुत पढ़ाई कर ली, फिजिक्स में सबसे बड़ी दिक्कत यही तो होती है ना कि क्वेश्चन लग नहीं रहे हैं हमारे सर। देखते हैं जरा ये क्वेश्चन हम लोग कर पाते हैं कि नहीं। क्या है, कह रहे हैं, पहली बात तो मैंने आपको आइसोलेटेड की परिभाषा बता दी थी कि नहीं, है ना। आइसोलेट का मतलब कि आस पड़ोस से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
कंटेन 3, मतलब इस पूरे सिस्टम के अंदर, इस पूरे बॉक्स के अंदर कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, ठीक है। ए, बी और सी नाम है इनका। विच कंटेन, ए के पास कितना हो गया? देखो जब ऐसे क्वेश्चन पढ़ना है आपको तो ये देखिए, ए पहले आया तो ए की वैल्यू पहले आएगी, बी पहले उसके बाद आया तो बी उसके बाद में आएगा। ये सब तरीका होता है वैल्यू निकालने का। तो ए के ऊपर कितना चार्ज हो गया? ए के ऊपर हो गया सर +2 कूलम, बी के ऊपर कितना हो गया? +3 कूलम, और सी के ऊपर कितना हो गया? -1 कूलम, ठीक है। आगे देखिएगा, आफ्टर अंडरगोइंग सम प्रोसेस चार्ज ऑन बॉडी ए बी इज 5 कूलम एंड -2 कूलम। कह रहे हैं कि कुछ समय बाद कुछ हुआ, अंदर कुछ हुआ, है ना, जिससे कि मैंने ये देखा कुछ समय बाद ए के ऊपर अब कितना चार्ज हो गया, तो ए, अब इसको ए डैश बोल दूंगा, ये कितना हो गया? +5 कूलम, और बी डैश या कितना हो गया? -2 कूलम। कह रहे हैं कि भैया ये बताइए सी पर कितना चार्ज है। तो हमें पता करना है कि सी डैश पर, मतलब सी डैश का मतलब क्या हुआ? कुछ समय बाद जो सी पर चार्ज है उसको डैश से रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूं। तो मैंने जो पढ़ाया है उसके हिसाब से आपको पता होगा, आइसोलेटेड सिस्टम में जो क्यू सिस्टम है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है बेटा, है ना, ये कांस्टेंट रहता है। तो क्यू सिस्टम क्या होगा? क्यू ए प्लस क्यू प्लस क्यू सी, तो क्या हो जाएगा? +2 +3 -1, कितना आएगा ये बताइए? प्लस का 4 कूलम। समझ में आ रहा है? यानी टोटल तो +4 ही आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अच्छा ये बताइए कि अगर हम क्यू सिस्टम पहले की बात करें तो ये यहाँ t = 0 ले लेता हूं और यहाँ t = t सेकेंड ले लेता हूं कुछ समय बाद, ठीक है। तो क्यू सिस्टम क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। यानी क्यू सिस्टम का नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? क्यू ए डैश प्लस क्यू बी डैश प्लस क्यू सी। हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे यही पूछा रहा है सी डैश पे कितना चार्ज है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? क्यू सिस्टम तो हमारे पास ऑलरेडी है, क्यू सिस्टम तो हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? एक बार वेरीफाई कर लेता हूं सारी वैल्यूज ठीक है ना? हाँ, ये 5 था, ठीक है। आगे देखिए, तो यानी कि हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये समझ में आता है क्यू सिस्टम क्या हो जाएगा? हो जाएगा +4 इज इक्वल टू क्यू ए कितना हो जाएगा? 5 कूलम, क्यू ए डैश कितना हो गया? +5, है ना, और क्यू बी डैश कितना हो जाएगा? -2, और हमें नहीं पता क्यू सी डैश, तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, तो क्यू सी डैश ये कितना आ गया बताइए? 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? +3, तो क्यू सी डैश इज इक्वल टू 4 - 1, यही तो आएगा, 4 - 1 आएगा है ना। ये कितना आएगा? 3, है ना, कितना आएगा? 4 - कितना आंसर आएगा? 1 कूलम प्लस 1 कूलम। अब ध्यान से देखना, अभी वेरीफाई करेंगे कि ये आंसर सही है कि नहीं। अब फिर से जोड़ो, तो +5 - 2 और फिर से +1, ये कितना आ रहा है बताइए? +4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर +4 आ रहा है इसका मतलब हमारा आंसर, क्योंकि सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आ गया? तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड करने की, ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम में आएगा, बट इससे आपको क्लियर हो गया कि एक्चुअली हमारा जो चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, पहली चीज। दूसरी बात कि चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक, और आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे यहां पर। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी और एक्सर्ट फोर्स ऑन बॉडीज एट अ डिस्टेंस। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको कुछ रिलेशंस बताने वाला हूं कि अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन एक चैप्टर पढ़ा होगा, है ना, जिसमें आपको पता है कि 2 अलग अलग द्रव्यमान यानी 2 अलग अलग मासेस की बॉडीज एक दूसरे की तरफ क्या लगाते हैं? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। कहा टॉपिक क्या था? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन साहब का नियम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। धरती माता जो बल लगाती है, या फिर जो आपका सन और अर्थ के बीच में, या जो सोलर सिस्टम जितने प्लैनेट्स हैं उनके बीच में है ना। तो इसमें क्या सिखाया जाता है कि 2 अलग अलग मासेस जो हैं m1 m2, यहां हमने ले लिया, इनके बीच में हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा। वो कैसा फोर्स होगा? दैट विल बी योर ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको ये पहले भी सिखाया हुआ है कि भैया आपको बेसिक्स पे हमेशा ध्यान देना है, कि हमने ये नहीं बोला कि आप कुछ नया पढ़ रहे हैं। आप 9th क्लास में सीख के आ रहे हैं कि जब भी कोई 2 मास होंगे तो उनके बीच में क्या होगा? इक्वल और अपोजिट फोर्स होगा, और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। यानी जितना, अगर इसको हम m1 बोल दें जानबूझ करके और इसको m2 बोल दें, तो जितना बल m1 लगा रहा होगा m2 के ऊपर, उतना ही बल m2 भी m1 के ऊपर लगा रहा होगा।
और ये हमेशा अट्रैक्टिव ही हो सकता है, कभी रिपल्सिव नहीं हो सकता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और याद रखिएगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन आपको जैसा मैंने पढ़ाया, मैंने आपको सिखाया कि जो दो चार्जेस होते हैं अगर वो अनलाइक है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे। यहाँ देखिए, बताइएगा मुझे कि जो चार्ज है वो बिना मास के हो सकता है? नहीं। मैंने अभी आपको समझाया था स्टार्टिंग में ही कि बिना मास के तो चार्ज हो ही नहीं सकता। लेकिन तब आपने ये नहीं पूछा मुझसे कि सर आपने कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात तो नहीं करी। तो यहां नहीं कि यहां दो दो फोर्स लग रहा होगा। एक तो भैया जो इनके बीच में चार्ज वाला फोर्स है जिसको हम Fe लिख देते हैं, वो भी अट्रैक्टिव है, और इनके बीच में एक और फोर्स लग रहा होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, है ना, वो भी अट्रैक्टिव है। तो अगर हमें ये पता करना है कि कौन सा फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखिएगा, तो हम कैसे पता करेंगे अगर दोनों अट्रैक्टिव होंगे? तो मैं कहता हूं ट्रू नेचर ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से जो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है वो चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है लाइक चार्जेस, क्योंकि लाइक चार्जेस विल क्रिएट अ रिपल्सिव फोर्स, और रिपल्सिव फोर्स कभी भी ग्रेविटेशनल हो ही नहीं सकता। तो यानी कि एक और चीज समझ में आ गई कि अगर पता करना है कि ये फोर्स जो लग रहा है इनके बीच में वो कौन सा वाला है, तो उसका तरीका हो गया कि रिपल्सिव चेक कर लो। दूसरा कि अगर रिपल्सिव नहीं हो पाए, समझ जाना कि बॉडी के ऊपर कोई चार्ज था ही नहीं। बॉडी पे जब चार्ज होगा तभी तो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। दूसरी बात कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो हम क्या करते हैं, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स को निग्लेक्ट कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। याद रखिएगा हमेशा के लिए। अभी पढ़ा रहा हूं या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिन के उस दिन भी जब सवाल लगाओगे तब भी बता रहा हूं कि हम कभी भी इस चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है या नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू इतनी कमजोर होती है कि उसका फर्क हम निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मैंने आपको बता दिया। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट, ये तो बताया मैंने कैसे। देखिए हमने बोला ना ये मास है, तो मैं कह रहा हूं इसके पास 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम टोटल चार्ज की बात करेंगे वो हमेशा क्या आएगा, 0। तो भाई अब अगर हम न्यूट्रल स्टेट में है तो क्या हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्या? वही बात हो गई कि हमें कुछ आता ही नहीं है। मैं आगे खड़ा हो जाऊं क्लास में तो मैं रहूंगा ना क्लास में, और मुझे आता है पढ़ाना, तो मैं क्लास में चला हूं, मैं पढ़ाने लगूं, तो मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो है या नहीं है वो तो मेरे ऊपर डिसाइड करे, मैं डिसाइड करूंगा ना कि मुझे प्रॉपर्टी रखनी है या नहीं रखनी है, मुझे चार्ज अपने ऊपर रखना है या नहीं रखना है। तो मास तो डिपेंडेंट है नहीं चार्ज के ऊपर, लेकिन बेचारा जो चार्ज है वो तो डिपेंडेंट है ना कि मास होगा तभी हम एग्जिस्टेंस में आएंगे। समझ में आ गया? तो यानी न्यूट्रल बॉडी एग्जिस्ट करती है नेचर के अंदर, यानी कि मास बिना चार्ज के रह सकता है लेकिन चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता। ठीक। अब टाइप ऑफ चार्जेस आपको ऑलरेडी बता दिया, अट्रैक्शन और रिपल्शन बता चुका, और मास हमेशा क्या करता है ये मैंने अभी जस्ट आपको सिखाया कि ये हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट ही करेंगे। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, चार्ज जो है किसी बॉडी के ऊपर, देखो अगर मैंने ये आपसे कह दिया कि मेरे ऊपर 2 कूलम का चार्ज है तो मैं खड़ा रहूंगा तब भी 2 कूलम का चार्ज रहेगा। अगर मुझे किसी ने टच नहीं किया, याद रखना ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं जहां पर भी हूं मैं आइसोलेटेड होना चाहिए, मुझे कोई टच ना करे, तब तक ये बात सच है। अगर किसी से मेरा टच हो गया तो इसका मतलब तब मैं नहीं कह सकता कि मेरे पे चार्ज 2 कूलम रहेगा। तो मैं कह रहा हूं कि अनटिल अनलेस मुझे कोई टच करता है या किसी प्रकार का मैं इंडक्शन वाले केस में आ जाता हूं या कुछ भी ऐसा हो सराउंडिंग से मुझे किसी इफेक्ट हो, अगर मेरी सराउंडिंग मुझे इफेक्ट नहीं करती है तो मेरा चार्ज मेरे स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है। मैं रेस्ट पे रहूंगा तब भी 2 कूलम रहेगा, और मैं भागने लगूंगा तब भी 2 कूलम ही रहेगा। तो वही लिखा हुआ है कि चार्ज तो इंडिपेंडेंट होता है आपके स्टेट के ऊपर, बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो उतना ही बना रहेगा, कंजर्व्ड बना रहेगा। आप भागोगे तब भी आपके पास 1 प्रोटॉन का चार्ज रहेगा और आप रेस्ट पे रहोगे। हाँ, वो बात अलग है कि उसकी वजह से सराउंडिंग में होने वाला जो इफेक्ट है वो बदल जाएगा, है ना। जब वो रेस्ट पे है तो अपने आसपास इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट करेगा, और जब मोशन में आ जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्रिएट करने लगेगा। तो मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं, मैं अभी बता रहा हूं कि चार्ज की वैल्यू नहीं बदलेगी। ठीक है। तो मास ऑफ बॉडी डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर, लेकिन मास आपको मास एनर्जी रिलेशन होता है ना। तो आपको आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन है, उसके हिसाब से मास इज टोटली डिपेंडेंट ऑन आपकी वेलोसिटी। तो फॉर्मूला क्या है, m = m0, क्या रेस्ट मास है ना, 1 - v/c का होल स्क्वायर का रूट।
In generally, velocity of an object is always very small when compared to the speed of light. Thus, mass is always. अब देखिए, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से भागने लगेंगे ना, तो जल्दी हमारा मास जो है वो टोटली चेंज हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में हम लोग के यहाँ कोई भी आसपास ऐसा है जो स्पीड ऑफ लाइट चल रहा है? नहीं ना। तो जनरली सब कोई क्या है, बहुत स्मॉल स्पीड से मोशन करते हैं। इसीलिए जो आपका देखो v इज वेरी 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 स्मॉल देन c, ठीक है। तो बहुत छोटी वैल्यू को बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा कि नहीं होगा? तो m इज इक्वल टू, अब ये हिस्सा अगर जीरो हो गया तो रूट में 1 का मतलब हुआ कुछ नहीं, तो m इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आपका रेस्ट मास होगा कि नहीं होगा? तो वही कह रहे हैं कि भाई m इज, जो हम देखते हैं डेली लाइफ में, वो हमें क्यों m कांस्टेंट लगता है? क्योंकि वो बहुत धीमे मोशन करता है, ठीक है। अगर वही स्पीड ऑफ लाइट से मोशन करने लगेगा तो उसका मास निकालना पड़ेगा हमें इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है कि दो चार्जेस, अब चार्जेस की पूरी कहानी हम लोग ने पढ़ ली है ना। तो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स मैंने अभी आपको बताया, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, है ना। अब वो फोर्स कैसे निकालेंगे, कैसे उसकी वैल्यू पता चलेगी? तो अब हम उस पर आ गए हैं। तो कुलम्ब साहब ने एक रिलेशन निकाला कि भैया साइंटिफिक लॉ आर एस्टेब्लिश्ड बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ फिनोमेना। उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट करे सारी कंडीशंस में। उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन चार्जेस, फोर्स एक्सपीरियंस बाय देम एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो कह रहे दो चार्ज को उन्होंने ले लिया, ठीक, उसके ऊपर जो फोर्स मेजरिंग आपका मशीन लगा दिया। ये दोनों जो हैंड्स हैं ये क्या करेंगे, मेजर करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को कितनी ताकत से ढकेल रहे हैं, ठीक। ये मैंने बस ऐसे ही ग्राफिकल आपको दिखाया है, उन्होंने अलग तरीके का सेटअप बनाया, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन देम इज चेंज्ड एंड फोर्स ऑब्जर्व्ड इज रिकॉर्डेड इन ईच के साथ। अलग अलग केसेस में उनके बीच की दूरी कम कर दिया, दूरी बढ़ा दिया, है ना, उनका मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, घटा दिया, चार्ज की वैल्यू बढ़ा और घटा रहे हैं। तो उससे इन्होंने क्या पाया, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन ये देखी कि जो फोर्सेस है ना, देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनकी डिस्टेंसेस को हमने फिक्स कर दिया। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देखो -2 कूलम और 4 कूलम है, और यहाँ -1 कूलम है, 4 कूलम है। तो इसमें आपकी फोर्सेस की वैल्यू बदल रही है। देखिए फोर्स -2F था, यहाँ 2F था, और यहाँ पर कितना हो गया, देखो मैग्नीट्यूड घटा दिया तो ये क्या हो गया, -F और F। यानी कि कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करता है। यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ डिस्टेंस कम कर दिया तो उन्होंने देखा फोर्स बहुत ज्यादा आपका इंक्रीज हो गया, है ना। देख रहे हो यहाँ कितना हो गया, -1 और 4 था, इसका 4 गुना फोर्स हो गया। यहाँ देखिए F था और यहाँ कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ F। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया, 4 गुना हो गया। तो यानी कुछ तो ऐसा इसमें रिलेशंस होगा। तो इन्होंने बोला कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के मैग्नीट्यूड की। तो इन्होंने कह दिया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। दोनों चार्जेस जो होंगे, दो अलग अलग चार्ज के बीच में ही होगा, तो इन दोनों का जो भी वैल्यू होगा उनका मल्टीप्लाई करोगे उस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। फिर उन्होंने बोला कि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द, इसीलिए जब हमने सिर्फ 4R से इसका आधा किया तो हमने ये पाया कि 4 टाइम्स बढ़ गया। तो ये कैसे रहा होगा, हमने जो 2 टाइम्स रिड्यूस किया ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, है ना। तो आपको ये देखने को मिला कि भाई 4 गुना आपको इफेक्ट देखने को मिला, बिकॉज इट इज स्क्वायर टाइम्स डिपेंडेंट। समझ में आ रहा है? तो यहां क्या हो गया, मोर ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, द फोर्स ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। कह रहे हैं कि अब डायरेक्शन की बात आ गई, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, जो दो चार्जेस होते हैं ना, उनका सेंटर से सेंटर आप एक लाइन बना लो। ये जो लाइन होगी, इसी लाइन पर आपका फोर्स हमेशा देखने को मिलेगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, रहेगा तो इसी लाइन पर। समझ में आया? तो इन्होंने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल ऑन बोथ द चार्जेस। अच्छा, वो ये इन्होंने ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि मान लो Q1 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू Q2 और Q2 पे लगने वाला फोर्स Q1, ऐसा नहीं होगा कि इसकी वैल्यू अलग होगी इसकी वैल्यू अलग होगी। उन्होंने कहा कि इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये चार्ज बढ़ा कि ये चार्ज बढ़ा, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे। यानी अगर ये इसको इधर की तरफ खींच रहा है, यानी आपको पॉजिटिव एक्स में खींच रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको नेगेटिव एक्स में खींचेगा। यानी Q1 इसको नेगेटिव एक्स में खींच रहा होगा और ये Q2 क्या कर रहा होगा, इसको पॉजिटिव एक्स में खींच रहा होगा। तो लेकिन जो ताकत लगाएंगे वो एक दूसरे के ऊपर बराबर ताकत लगाएंगे, जितनी ताकत ये लगाएगा उतनी ताकत ये लगाएगा। ये हमेशा इक्वल और अपोजिट होंगे। और अगर एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे तो क्या होगा, Q2 इसको -x में ढकेल रहा होगा तो Q1 इसको पॉजिटिव x में ढकेल रहा होगा, और उसमें भी जो फोर्स होगा दोनों का बराबर लगेगा। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो फोर्स है, पहली बात तो
सिंगल चार्ज का फोर्स नहीं हो सकता। जब भी चार्ज एक फोर्स लगाए, कूलम्ब्स लॉ तभी लगेगा जब पेयर ऑफ चार्जेस रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अकेले आप ब्रह्मांड में ऐसे खड़े हैं और आपके ऊपर किसी का फोर्स तभी लगेगा जब आप पेयर होगा, मतलब दो लोग होने चाहिए कम से कम। ये फॉर्मूला कब काम करेगा? जब आपके पेयर ऑफ चार्जेस होंगे। अच्छा, अगर कोई तीसरा चार्ज आ गया इसके आसपास तो कहेंगे उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारी लड़ाई चल रही है तो हम अपने में निपटेंगे, तीसरे से हमें फर्क नहीं पड़ता। तीसरा कब फर्क पड़ेगा? जब हम उससे लड़ेंगे और हम इससे लड़ेंगे। अगर किसी ने कह दिया कि ये तीन चार्जेस का सिस्टम है, ध्यान सुनिएगा, यही लास्ट है, इसके बाद हम लोग यहीं पे कंक्लूड करेंगे। अगर यहां तीन चार्जेस है, ठीक है, तो अगर किसी एक चार्ज पर टोटल फोर्स मुझसे पूछा जाएगा तो मैं कहूंगा कि Q1 जितना फोर्स लगा रहा है और Q2 जितना फोर्स लगा रहा है, इन दोनों का फोर्स हम जब ऐड करेंगे तब हमें टोटल फोर्स मिलेगा। लेकिन कभी मैं ये नहीं कहूंगा कि एक साथ इनका तीनों का कोई फॉर्मूला बनेगा। नहीं 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 नहीं, जब Q1 Q3 का पेयर बनाओगे और Q2 Q3 का पेयर बनाओगे, दो ही पेयर बन सकता है, तो दो ही फोर्स लग सकता है। ये दोनों फोर्स को हम क्या करेंगे? अलग अलग सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखोगे तुम? यही फॉर्मूला पढ़ो तो क्या जाएगा, एक हो गया तुम्हारा Q1 Q3, है ना, और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं 1 और 3 है, ठीक। और दूसरा क्या हो जाएगा बताइए? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, 3 1। इसके चक्कर मत पड़ना, ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक। ये हो जाएगा बताइए Q3 Q2 अपॉन R23 का स्क्वायर। अब ये दो अलग अलग फोर्स आ गए ना, अब इन दोनों का ऐड करके हम रिजल्टेंट निकालेंगे। तो लेकिन एक और आखिरी बात कि फोर्स कैसी क्वांटिटी होता है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो अगर एक ही लाइन पर होंगे तब तो बड़ा सिंपल है, अगर एक दूसरे के अपोजिट होंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और एक दूसरे के डायरेक्शन सेम होगी तो ऐड कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपने 11th में वेक्टर पढ़ा होगा और मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसको हम वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो आज आपने क्या सीखा? आज आपने कूलम्ब्स लॉ सीखा, कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म सीखा। स्केलर फॉर्म में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, तो अगर तुम्हें फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपने फॉर्मूला सीख लिया। और अगर प्रोपोर्शनल हटाओगे तो वहां पर एक कांस्टेंट आएगा, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ध्यान देना, तो जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हम इक्वल टू में लिखते हैं। तो इक्वल टू के लिए फॉर्मूला कैसा हो गया? Q1 Q2 अपॉन, ओके। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला जो आज आपने सीखा। अब अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दें। तो स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर होता है, इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो हम आपको सिखाएंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, चार्ज बेटा फंडामेंटल चीज है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है नेचर में, किसी ने उसको बनाया नहीं। तुमने कभी सुना है केमिस्ट्री में एक हाइपोथेसिस टर्म होता है, थ्योरेटिकल, ऐसे किसी ने अज्यूम। अच्छा तुम मुझे बताओ, मास किसने बता दिया? कभी फिजिकल क्वांटिटी चैप्टर पढ़ा आपने? फिजिकल क्वांटिटी में आपने नोटिस किया होगा, उसमें लिखा जाता है कि फंडामेंटल टाइप ऑफ क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। कभी शुरू करोगे चैप्टर फिजिक्स का किताब एनसीईआरटी 11th की उठाओ, उसमें लिखा रहता है फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर, खोलोगे तो उसमें पहले रहेगा कि पहले से यूनिवर्स में पहले से डिफाइंड है मास, समय और दूरी। इसको कोई परिभाषित नहीं कर पाया, उसको हमने पहले से माना और उस पर आधारित पूरी फिजिक्स डिसाइड कर दी। कोई भी फॉर्मूला तुम बनाते हो, बहुत अच्छा सवाल है ये। हमने बोला कि फोर्स का फॉर्मूला बनाएंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्यों है? ये हमने बनाया, ये इंसानों ने बनाया ना। तो हम कहते हैं कि कोई भी फॉर्मूला जो बनता है वो तीन चीजों पर आधारित होता है ना। जब हमने शुरू किया फिजिक्स को, उसमें बाद में ऐसा यूनिट आया, ऐसा यूनिट हमने 7 क्वांटिटी बोल दी, है ना, वो अलग बात है। अभी हम फंडामेंटल पे आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कोई भी फॉर्मूला बनाओगे तो वो तीन चीजों से मिलकर बनाओगे। पहले से प्री डिफाइंड क्या है? पहले से परिभाषित, जो पहले से हमारे आने से पहले से एग्जिस्टेंस में, दैट इज मास। अब केमिस्ट्री में जाओगे तो कहेंगे मास कैसे बना, मैटर कैसे एग्जिस्टेंस में आया, तो हम एटॉमिक लेवल चले जाते हैं। वही है केमिस्ट्री आपकी, वहीं से स्ट्रक्चर ऑफ आता है। उसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना प्रपोजल दिया कि ऐसा होता होगा, ऐसा, और उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया कि जो मैं कह रहा हूं ये बात सही इसलिए क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में ये आउटपुट आया। अभी तुमने देखा कि जब हमने ये फॉर्मूला बनाया तो हम फॉर्मूला कैसे बनाए थे?
हमने कहा ना कि हमने मशीन्स पर 2 चार्ज कर दिया, तो हमने चार्ज कैसे आइडेंटिफाई किया? एक्सीडेंटली रबिंग से, रबिंग किया तो हमें चिंगारी मिली। अब उसके पहले करंट, तो करंट की खोज पहले, इलेक्ट्रॉन की खोज बाद, ये आपको पता ही नहीं होगा। करंट पहले खोजा गया। कभी नोटिस कर रहे होंगे कि बैटरी हमेशा पॉजिटिव से कहते हैं और निगेटिव, और जबकि आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तो आप ये पाओगे कि इलेक्ट्रॉन ही है जो एक्चुअली मोशन करता है। तब तो हम लोग गलत पढ़ रहे हैं कि यहां से पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, जबकि एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भाग करके इधर आ रहा है। तो हम, क्योंकि कन्वेंशनल फिजिक्स में पहले करंट की खोज हो गई, सब कुछ डिजाइन हो गया उसके हिसाब से, बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। तो ये हुआ कि जब भी हम पढ़ते हैं तो नोटिस करो उसमें एक लाइन लिखी होती है, ड्यू टू कन्वेंशनल फिजिक्स हम अज्यूम करते हैं कि हमेशा पॉजिटिव से, अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे यू विल गेट द जो मैं बोल रहा हूं आंसर, ठीक है। कि कन्वेंशनल वर्ड क्यों लिखते हैं, क्योंकि कोई चीज हम चेंज नहीं करना चाहते, तो हमने कहा कि हमने मान रखा है पहले से, तो हम इसको पॉजिटिव से ही माने, क्योंकि इससे हमारा कोई, हाँ, तो हमने इसको चेंज करने से, नहीं भी चेंज करेंगे तो भी हमारा आउटपुट चेंज नहीं हो रहा, इसलिए। ऐसा नहीं, हर जगह ऐसा होता है, जब आपका इफेक्ट कुछ भी ना है उससे, मतलब इसके पॉजिटिव से मानने से फर्क पड़ता नहीं है, आपकी सर्किट वैसे ही काम करती है। तुम पॉजिटिव जोड़ोगे निगेटिव जोड़ोगे, करंट तो वैसे ही फ्लो करता है, राइट। तो हमने कुछ चीजें अज्यूम कर रखी हैं। सिमिलरली मैं ये प्रूफ करता हूं, अगर तुम मास का फॉर्मूला जानते हो तो मास तो m ही रहेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो m और t मिल गया, तो मैं l दिखाता हूं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अब m अपॉन t अलग कर लो, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन, तुम्हें दिख रहा है, मास, लेंथ और टाइम। क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला है? ये पहले मास, लेंथ, x क्या है, दूरी ना, लेंथ और टाइम। तो कोई भी फॉर्मूला जो बनता है मास, लेंथ, टाइम से, मास, लेंथ और टाइम क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, मास, लेंथ और टाइम, ठीक। इनको कोई डिफाइन करने के लिए वहां फॉर्मूले नहीं है, ठीक। सिमिलरली चार्ज इज ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज एक गुण होता है जो कि मास से जुड़ा हुआ है, यानी मास के पास ये प्रॉपर्टी थी, और ये हमने कैसे देखा, हमने देखा रबिंग करने से। मैंने अभी सिल्क क्लॉथ, और तो मैंने आपको दिखाया चार्ज ओरिजिनेट कैसे हुआ। हमने आपको अभी तो यही जो तुम्हारा सवाल था इसका जवाब मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, कोई बात नहीं, दोबारा देते हैं। देखो यहां क्या लिखा है, हम शुरू करते हैं किसी भी बॉडी पर जिसमें कोई चार्ज नहीं हो, कैसे, हमने कहा इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर। हमने कहा किसी भी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हम उससे इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, हम उसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो यही तो तुम्हारा जवाब। हमने कहा चार्ज आया कहां से, हाँ वो, अरे फ्रैंकलिंग जैसे सब, जैसा अभी बोल दूं लेंथ की एंगस्ट्रॉन भी होती है। देखिए उसमें मैं बता रहा हूं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं, कन्वर्जेंस है, दीज आर कन्वर्जेंस ओनली। आप क्या करते हैं ना, जैसे चार्ज, जैसे अब तुम्हारा जवाब सुनो ध्यान से, अभी बड़ा अच्छा जवाब है मेरे पास इसके लिए। कभी देखा तुमने ऐसे ऐसे होता है, कभी होता है माइक्रोमीटर, है ना, ये माइक्रो क्यों है, अरे तुमने तो आंसर दे दिया, समझ में आ रहा है तुमको। हम चार्ज के जो मैग्नीट्यूड है उसको डिफाइन करने के लिए अलग अलग सब यूनिट्स बनाते हैं, समझ में आ रहा है। फ्रैंकलिन बोल देंगे, है ना, कुलम बोल देंगे, मेगा कुलम बोल देंगे, तो व्हाट इज मेगा, अलग से कहां से आ गया। तो जो डिफाइन कर रहा है उसको, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या होता है, जो साइंटिस्ट जो बता देगा उसी के नाम पे डाल देंगे, समझ में आ रहा है ना, वो कुछ भी नहीं है। और जब मैं कन्वर्जेंस सिखाऊंगा, मैं आपको ये जो फ्रैंकलिन बोल दिया मैं, ये क्योंकि ये चीजें यूज नहीं होती जनरली आज के टाइम पे, तो आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे यू विल नॉट गेट दैट। हम कन्वर्जेंस न्यूमेरिकल में सिखा देते हैं, न्यूमेरिकल आएगा उसी में क्वेश्चन आपको, इसका कन्वर्जन ये होता है, दैट्स वेरी सिंपल थिंग, समझ में आया। तो इन द एंड फिर से अभी भी इस पे खत्म नहीं कर रहे हैं। इन द एंड हमने क्या सीखा, अभी जो डाउट्स है, डाउट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डाउट्स हमने क्या सीखा कि जो भी हमने यहां पर चीजें डिफाइन करी हैं, हर चीज के लिए हम फॉर्मुलेशंस नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर जस्ट अ प्रॉपर्टी विच इज इनबिल्ट विद द नेचर या एग्जिस्टेंस ऑफ द मैटर। मैटर से एसोसिएटेड था चार्ज, कैसे, क्योंकि आप एटॉमिक लेवल पर जाएंगे तो मैटर बनता कैसे, फिर से वही न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और तो वहां से एसोसिएशन आ रहा है। और कोई भी मास, जैसे जनरली जब तक हम चार्ज करें नहीं जानते थे, तो कोई भी जो मास है उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। सडनली जब आपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना सीखा, इलेक्ट्रॉन छीनना सीखा, तभी तो पॉजिटिव आया। कभी नोटिस करो यार, पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, हम किसी से इलेक्ट्रॉन छीन रहे हैं और हम किसी को इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे दे, मांग नहीं रहा तब भी दे दे, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, समझ में आ गया। और कोई डाउट? तो बहुत ही अच्छा डाउट था तुम्हारा वैसे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे
और मैं आपके लिए एक कन्वर्जन शीट भी ले आऊंगा जिसमें आपको फ्रैंकलिन बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्जन भी सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट डेमो में। थैंक यू सो मच।